Students, so I welcome you all. This is the third lesson of history, 10th lesson, 10th standard, third lesson, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नेशनलिज्म इंडिया में कैसे आया। जिसकी अगर आपने फर्स्ट लेसन पढ़ा होगा तो फर्स्ट लेसन में क्या है, नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। नेशनलिज्म की वजह से यूरोप में जर्मनी बना, इटली बना, और फ्रांस में कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्टे आता है, उसी की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर उसके बाद अगर आपने सेकंड लेसन पढ़ा होगा तो वियतनाम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वियतनाम में कैसे नेशनलिज्म आया। वैसे ही इंडिया भी वियतनाम की तरह ही एक ब्रिटिश का कॉलोनी था, तो वहाँ पर भी नेशनलिज्म कहीं ना कहीं कॉलोनियल के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट होगा, और उसी के प्रोसेस में हमारे यहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। नेशनलिज्म क्या है, देखिए आज आप सब लोग, कोई भारत का, इंडिया में सब लोग एक दूसरे के नाम पर लड़ रहे हैं। कोई रिलीजन के नाम पर लड़ रहा है, कोई रीजन के नाम पर लड़ रहा है कि मेरी लैंग्वेज ये है, मैं यहाँ से आता हूँ, ये सब पे फाइट होती है। लेकिन जब मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान का, तो आप क्या ऐसे बोलते हो क्या मैं यहाँ से हूँ या मैं इस पार्ट से हूँ? नहीं, आप सब इंडियन हो। तो वैसे ही क्यों? क्योंकि आप सब वो जो नेशनलिज्म की फीलिंग है कि हम सब एक हैं, वहाँ पर आ जाते हो। और वही नेशनलिज्म काम करता है कि सबको बाइंड करता है। नेशनलिज्म कैन बाइंड अ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। नेशनलिज्म के लिए एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है कि आपका नेशन का एक पर्टिकुलर बाउंड्री है, कि चाइना का बाउंड्री कुछ है और उसके बाद इंडियन है, बाउंड्री के दूसरे पास चाइनीस होगा, उसके और पाकिस्तान के बाउंड्री के पार वहाँ पर पाकिस्तानी होगा। तो क्या है ये, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो नेशन होता है उसका एक बाउंड्री होता है हर एक नेशन का। चलिए हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, यहाँ पर कैसे नेशनलिज्म आएगा और वो क्या रोल प्ले करेगा हमारे यहाँ। As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. यूरोप में जब नेशनलिज्म आया तो वहाँ पे नेशन स्टेट्स फॉर्म हुए। नेशन स्टेट्स इन द सेंस जर्मनी, इटली, ये सब नेशन फॉर्म हुए। ग्रीक, जॉर्ज, सराजेओ, तो ये सब आपने देखा होगा, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सब। It also meant a change in the people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. नेशन क्या करता है, आपको कुछ लोगों को एक साथ बांध देता है, एक उनको एक फीलिंग दे देता है कि आप यहाँ से बिलोंग करते हो, उनको एक आइडेंटिटी देता है, उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है। New symbols and icons, new songs, ideals forge new links and redefine the boundaries of the communities. इससे क्या होता है कि नए सिम्बल्स आते हैं। जैसे कि कोई भी कंट्री होती है तो उसका हर एक सिंबल होता है। जैसे हमारे कंट्री का एक नेशनल एंथम है, देन वी हैव द नेशनल फ्लैग, वी हैव द नेशनल साइन, दैट इज द सारनाथ टाइगर्स, सारनाथ लायंस, सारनाथ लायन। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड कि नेशन, हर एक नेशन का एक साइन होता है। उससे क्या होता है, लोग उससे अपने आप को कनेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने हिस्ट्री को एक देखते हो कि हम सब का इतिहास जो है पूरे कंट्री के लोगों का एक है। इन मोस्ट कंट्रीज द पीपल ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज लॉन्ग प्रोसेस। ये कंट्रीज़ में ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, ये ऐसे नहीं कि एक ही दिन में आ गई, ये बहुत साल लग गए होंगे इस फीलिंग को आने में। हाउ दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज, ये इंडिया में कैसे है इसके बारे में पढ़ते हैं। In India, as in Vietnam and many other colonies, growth of modern nationalism was intimately connected to the anti-colonial movement. People began discovering their unity in the process of their struggle with the colonialism. तो इंडिया या वियतनाम, जितने भी ऐसे कंट्रीज थे जो कहीं ना कहीं किसी के कॉलोनीज थे, वहाँ पर जो ये मूवमेंट आया, दैट मूवमेंट वॉज द रिजल्ट ऑफ द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। कि लोग कॉलोनीज, जो लोग कॉलोनियल एम्पायर है उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया में थे, उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करेंगे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और उसी के प्रोसेस में पता चलेगा कि कहीं ना कहीं सारे इंडियंस जो हैं, वो सबका जो मोटो है, मेन गोल है, वो एक ही है कि ब्रिटिश अगर चले जाएंगे तो हम सबको कहीं ना कहीं एक ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो सब लोग एक साथ आ गए और यही नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। लोगों ने धीरे धीरे डिस्कवर करना किया कि कहीं ना कहीं हम लोग एक ही कॉज के लिए लड़ रहे हैं। तो जब एक कॉज के लिए लड़ेंगे, मतलब एक काम के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग यूनाइट हो जाएंगे। द सेंस ऑफ देयर ऑपरेस्ट अंडर द कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। कहीं ना कहीं
यूनिटी तो आ रही थी, लेकिन हर एक क्लास के लिए, जैसे जो अपर क्लास का पर्सन है उसके लिए कॉलोनियल अंपायर से जो उसका ग्रीवेंस होगा, कि उससे जो उसको जो शिकायत होगी कि ब्रिटिश ये करें, और जो एक लोअर जो एक फार्मर है उसको कुछ और शिकायत होगी ना, कि फार्मर को तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसका टैक्स कम हो जाए, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जो एक बड़ा साहूकार है या सेठ है, उसके लिए तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर से थोड़ा सा रिलेशन बना ले, या अपने आप को इनको एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दे दे, तो ये भी हो सकता है। तो सबकी जो गोल्स थे वो अलग थे, लेकिन दुश्मन एक था। बट सॉरी बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। सारे क्लासेस को जो कॉलोनिज्म का इफेक्ट था वो डिफरेंटली फील हुआ। देयर एक्सपीरियंसेस वेर वेरिड एंड द नोशन ऑफ फ्रीडम वेर नॉट ऑलवेज द सेम। सबके लिए फ्रीडम एक जैसी नहीं थी, किसी के लिए फ्रीडम कुछ और होगी और दूसरे के लिए फ्रीडम कुछ और होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो, कि फार्मर के लिए उसको टैक्स न लगना ही शायद से उसके लिए फ्रीडम हो सकता है, लेकिन जो अपर कास्ट का है उसको शायद से कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में वो पार्टिसिपेट करे, शायद से उसके लिए वो फ्रीडम हो सकती है। या कोई ट्राइबल है उसके लिए उसका फॉरेस्ट को फ्री कर दे ब्रिटिशर्स लोग, वो उसके लिए फ्रीडम हो सकती है। तो सबके लिए अलग अलग मायने थे आज़ादी के। The Congress under Mahatma Gandhi tried to force these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. अब यहाँ पर महात्मा गांधी का रोल प्ले होता है और महात्मा गांधी एक लीडर के रूप में उभर के आएंगे, और बट यहाँ पर जो यूनिटी होगी यहाँ पर भी बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, कि यूनिटी ऐसे ही नहीं बनी, वहाँ पर भी लोग एक दूसरे के अगेंस्ट थे। इन द अर्लियर टेक्स्ट बुक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में इंडिया आए थे। वो पहले साउथ अफ्रीका में उन्होंने वहाँ पर भी मूवमेंट चलाया था, सत्याग्रह किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो वो फिर गांधी जी, अगर हमें पता है तो गांधी जी 1915 में इंडिया आ गए थे, और उन्होंने 1917 में चंपारण गए थे, फिर अहमदाबाद गए थे, फिर खेदा गए थे। चंपारण में उन्होंने इंडिगो प्लांटर के अगेंस्ट मूवमेंट चलाया था। अहमदाबाद में उन्होंने जो वर्कर्स थे, मिल वर्कर्स थे, उनको न्याय दिलाया था, और पहली बार उन्होंने वहाँ पर अनशन किया था, दैट वाज द हंगर स्ट्राइक। एंड फिर वो खेदा गए थे, वहाँ पर ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, तो उन्होंने वहाँ पे टैक्स को कम कराया था। तो दैट वाज द होल मूवमेंट अबाउट द गांधी जी। अब गांधी जी कहीं ना कहीं 1918 के बाद जब चंपारण में उन्होंने ये सब कराया, तो उसके बाद वो नेशनल स्टेज पर आने लगे, लोग उनको ज़्यादा जानने लगे। एक्चुअल में गांधी जी को तो लोग पहले ही से जान रहे थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब ज़्यादा जाने तो वो कब हुआ, वो एक्चुअल में हुआ अराउंड द 1980s के बाद, कि हाँ गांधी जी ने चंपारण में कुछ अलग कर दिया। एंड देन इन द 1920 गांधी जी मेड अ प्लान दैट ही विल स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब यहाँ पर गांधी जी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और गांधी जी कैसे अलग अलग मूवमेंट चलाएंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑल दिस विल गो ऑन, एंड फाइनली इंडिया विल गेट द इंडिपेंडेंट इन 1947. So the First World War and the Khilafat and the non-cooperation. So the First World War, actually the First World War started in the year 1914 and ended in 1919. It was, the war was of about 4 years, actually 5 years. So it ended in the 1918 November or December and goes up to 1919. So जब वॉर ख़त्म हुआ तो ब्रिटिशर्स ने वॉर से पहले इंडियन को बोला था कि अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे, इंडियंस को बोला था इफ़ यू आर गोइंग टू हेल्प अस इन फाइटिंग वॉर, सो वी आर गोइंग टू गिव द इंडिपेंडेंट और गोइंग टू गिव सम कंसेशंस। तो इंडियंस लीडर्स ने सोचा कि चलो हेल्प करते हैं। तो इंडियंस ने जो इंडिया के लोग थे उनको बोला कि आप लोग ब्रिटिश की मदद करो वॉर में। कैसे मदद करोगे? पार्टिसिपेट इन द एज द आर्मी, पार्टिसिपेट इन द आर्मी, और फाइट करो ब्रिटिश के साथ, किसके अगेंस्ट द एक्सिस पावर्स। और उन्होंने और भी मॉनेटरीली अगर हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प करो, तो जो भी जैसे भी हेल्प कर सकते हो हेल्प करो। अब जब हेल्प किया इतना, तो अराउंड जब भी वॉर होता है तो वॉर में क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत सारी महंगाई आ जाती है। जैसे कि आज के डेट में यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है तो महंगाई आ गई है, वैसे ही उस टाइम पर भी जब वॉर 5 साल कंटिन्यूसली चला तो महंगाई तो बहुत थी, हर एक चीज़ के प्राइसेस बढ़ गए थे।
सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। अब इंडियन सोच रहे हैं कि हमको तो बहुत ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ प्राइज़ देने वाले हैं। अब निकला इसका उल्टा, इंडियन सोच रहे कि मिलने वाला है कुछ, और इन लोग को मिला क्या, ब्रिटिशर्स ने एक रूल लेकर आया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था कि अगर कोई भी इंडियन लीडर या इंडियन पर्सन वो कहीं पर भी ब्रिटिश के अगेंस्ट बोलेगा तो उसको बिना वारंट के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अब तो हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये रॉलेट एक्ट जो था बहुत ही अनार्कियल था कि किसी को भी पकड़ कर जेल में डाल दो, ना तो कोई सुनवाई होगी, ना कुछ होगा, ना कुछ। देन जब ये एक्ट आया तो गांधी जी भी इसके अगेंस्ट स्टैंड हुए और गांधी जी ने बोला कि ये तो गलत है। इसी के टाइम पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो जो विनिंग पावर्स ने एक मीटिंग बुलाई और जो हारने वाले थे उनको भी बुलाया, बोला कि अब तुम लोग हार गए तो तुमको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा हमको। हाँ, तो क्या, एक उस टाइम पर टर्की जो आज के डेट में है उसी की जगह पे एक कंट्री हुआ करती थी टर्की से पहले, जिसको बोला जाता था ओटोमन अम्पायर। ओटोमन अम्पायर एक्चुअली वहाँ का जो राजा होता था, ही वॉज द हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका वो हेड होता था। इस्लामिक वर्ल्ड के हेड को खलीफा कहा जाता है, तो ही वॉज द खलीफा ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। अब जब वो, और जो ओटोमन अम्पायर है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन ने क्या किया, बोला कि तुमको अपना पूरा जो पावर है वो ख़त्म करना पड़ेगा और टर्की ओटोमन अम्पायर को तोड़ना पड़ेगा। ओटोमन अम्पायर में से जो देश अलग होना चाहते हैं उनको अलग करो। अब इस गांधी जी ने सोचा कि कहीं ना कहीं ये मूवमेंट को हम लोग लेकर, और इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम हैं तो मुस्लिमों को एक साथ, मुस्लिम हिंदू को एक साथ करते हैं, तो मुस्लिमों को अपने साथ लाने के लिए उन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। खिलाफत मूवमेंट क्या था, दैट कि ओटोमन अम्पायर का जो हेड है उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए हम लोग लड़ाई करेंगे। और फिर इसी में बहुत सारे गांधी जी जो हैं वो इंडिया के अलग अलग जगह पर जाएंगे और लोगों को एक साथ करेंगे, बोलेंगे कि वी आर फाइटिंग फॉर अ कॉज, और इसी में हिंदू और मुस्लिम को एक साथ किया जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द खिलाफत मूवमेंट। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सो ये सत्याग्रह गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किया था। जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ही थे, वहाँ पर रूल कर रहे थे, तो वो लोग करते थे कि जो इंडियंस हैं या ब्लैक्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो लोग हमेशा अपने हाथ में आइडेंटिटी कार्ड लेकर घूमें। तो ये सब जो हैं उसके लिए उन्होंने फ़ाइट किया, और वो जो फाइटिंग हुई वही गांधी जी ने फिर वहाँ पर सत्याग्रह अपना जो है वो स्टार्ट किया था। सत्याग्रह, गांधी जी का मानना था सत्याग्रह मतलब फाइटिंग फॉर अ गुड कॉज एंड नॉट हैविंग एनी बैड फीलिंग अबाउट योर ऑपरेसर। जो तुम्हारा ऑपरेसर है उसके लिए कोई भी बैड फीलिंग नहीं होनी चाहिए, तुम सच के लिए लड़ाई करोगे एंड विदाउट, एक ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि मुझे बदला लेना है। आपको जो आपका ऑपरेसर है, जो अत्याचारी है, उसको प्यार से समझाना है कि कैसे हम लोग सत्य बोल रहे हैं। तो ये था गांधी जी का सत्याग्रह। महात्मा गांधी बिलीव करते थे कि सत्याग्रह से या नॉन वायलेंस के पाथ से, रास्ते से हमको कुछ भी चीज़ मिल जा सकता है और उससे नॉन वायलेंस से किसी को भी बदला जा सकता है। और जब गांधी जी इंडिया में आते हैं तो मैंने आपको बताया कि चंपारण गए, अहमदाबाद गए, खेदा गए एंड ऑल डैट। सो गांधी जी ने ये सब चीज़ें की। देन रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट भी मैंने आपको बता दिया इससे पहले ही। तो रॉलेट एक्ट जब आया तो क्या हुआ, रॉलेट एक्ट एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने एक रूल लाया था 1919 में, और ये था कि अगर कोई भी पर्सन वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलेगा, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ बोलेगा, तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए, विदाउट कोई भी उसको बताया कि क्यों तुमको जेल में डाला जा रहा है, और ना तो कोई कोर्ट कचहरी, कुछ नहीं होगा जेल में। अच्छा, फिर गांधी जी ने सोचा इसके लिए हम लोग एक मूवमेंट चालू करते हैं, और 6 तारीख को हड़ताल थी। उसी के टाइम पर एक बहुत बड़ा जो इशू हुआ वो हो गया जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला इशू। सो वहाँ पर क्या हुआ था कि 13 अप्रैल का दिन था। 13 अप्रैल के दिन को वहाँ पर बैसाखी का मेला था, और बहुत सारे जो सिख थे वो जलियांवाला बाग में आए थे। वहाँ पर वो जो बाग था वहाँ पर गेट्स थे, और गेट से सब लोग अंदर आ गए, तो वहाँ का जो
पुलिस कमिश्नर था जनरल डायर, उसने गेट्स को बंद करवा के पुलिस को ऑर्डर दिया गोली चला दो, सबको मार दिया गया। अराउंड मतलब कि बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो इससे क्या हुआ, पूरे देश में लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट करने लगे, हर जगह दंगे हुए। और इससे क्या हो गया कि जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स के और ख़िलाफ़ हो गए। और इससे जो पूरे इंडिया में हर जगह क्लैशेस हुए, स्ट्राइक्स हुए, पुलिस और गवर्नमेंट, पुलिस जो है और गवर्नमेंट जो है लोगों को मार रही है, लोग भी गवर्नमेंट पे अटैक कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट ने लोग बहुत ही रिप्रेशन किया। रिप्रेशन मतलब गवर्नमेंट ने सबको दबा दिया और लोगों को डराया धमकाया। सत्याग्रही जो थे उन सबको नाक रगड़ने को ज़मीन पे मजबूर कर दिया गया था, बोला कि सैल्यूट करो, नाक रगड़ो, और ये सब बहुत कुछ हुआ था। ये वायलेंस की वजह से गांधी जी ने जो रॉलेट एक्ट का मूवमेंट स्टार्ट किया था वो बंद कर दिया, रहने तो नहीं चालू करेंगे अभी, बाद में, अभी समय नहीं आया। While the Rowlatt Satyagraha had been vast movement, it was still limited mostly in citizen town. रॉलेट जो सत्याग्रह था वो एक्चुअल में मतलब गाँव में लोगों को तो समझ में नहीं आया रॉलेट एक्ट है क्या। चलो गांव शहर के लोगों को समझ में भी आ रहा है, लेकिन गांव के लोगों को नहीं समझ में आया वो सब चीज़ें, तो मोस्टली सिटीज़ तक ही था ये सब। महात्मा गांधी को अब लगा कि हम लोग को बहुत बड़ा मूवमेंट चलाना चाहिए, बट उनको ये तो पता था कि एक बड़ा मूवमेंट चलाने के लिए हिंदू मुस्लिम एक साथ आने चाहिए, और इसी में उन्होंने यूज किया खिलाफत मूवमेंट को, खिलाफत इशू को उन्होंने यूज किया। पहले आपने सुना होगा कि मैंने बताया खिलाफत मूवमेंट क्या था। फिर जो खिलाफत मूवमेंट था उसमें मुस्लिम लीडर्स लाइक मोहम्मद अली, शौकत अली, ये लोग गांधी जी के साथ आए और पूरे इंडिया में वो लोग गए और लोगों को एक साथ किया। कलकत्ता सेशन सितंबर के 1920 के जो कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पर एक डिसीजन लिया गया डैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विथ खिलाफत मूवमेंट फॉर स्वराज। अब डिसाइड हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा इंडिया में। वाई नॉन कॉपरेशन? अब नॉन कॉपरेशन क्यों? गांधी जी ने अपने बुक हिंद स्वराज में कहा कि क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कैसे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडियंस उनकी मदद कर रहे हैं हर एक चीज़ में। इंडियंस आर्मी में हैं, इंडियंस उनके स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, इंडियंस उनको बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सही। तो अगर हम लोग उनको सर्विसेज प्रोवाइड ना करें, उनसे दूर हटें, उनको कॉपरेट ना करें, तो क्या होगा? ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा 1 साल के अंदर और स्वराज मिल जाएगा। इतना सिंपल प्लान था गांधी जी का। तो अब ये कैसे होगा? गांधी जी ने बोला कि ये एक स्टेज में होगा, एक साथ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। कि पहले जो लोगों को गवर्नमेंट, जो लोग बड़े बड़े लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े टाइटल दिया है, राय बहादुर, ये सब ख़त्म, तुम लोग इसको मत लो, छोड़ दो। फिर जो लोग सिविल सर्वेंट हैं वो लोग रिटायर हो जाएं, आर्मी से रिटायर हो जाओ, पुलिस से रिटायर हो जाओ, जो लोग वकील हैं कोर्ट में जाना बंद करते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ना बंद करें, फॉरेन क्लॉथ पहनना बंद कर दो। ये सबसे क्या होगा? ब्रिटिशर्स धीरे धीरे उनकी कमर टूट जाएगी। अच्छा, थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी, शौकत अली टूट एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट। और फिर महात्मा गांधी, शौकत अली ये लोग पूरे इंडिया में गए, इसके लिए अपने लिए बहुत सारा सपोर्ट जुटाया विद इन द कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी लोग, ऐसा नहीं कि सब लोग इसको मान रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे कि जो लोग नेता बनना चाहते थे, उन्होंने बोला नहीं भाई, नवंबर में तो इलेक्शन है, हमको तो वहाँ पर जो हाउस है वहाँ पर जाना ही है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाना ही है, हम ऐसे नहीं रहेंगे। अच्छा, इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटरस्टसल विद इन द कांग्रेस फॉर वाइल there seemed no meeting point between the supporters and opponents of the movement. Finally, at the Congress session नागपुर 1920 और 1920 के कांग्रेस का जो नागपुर का सेशन हुआ, वहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया कि चलो जो लोग जाना चाहते हैं उनको कैसे अलाउ किया जाएगा, और क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ? तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया कुछ ना कुछ तो, कि चलो जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड? हु पार्टिसिपेटेड इन इट? एंड हाउ द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव दिस आइडिया? तो ये कैसे हुआ और डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उन्होंने कैसे इस बारे में सोचा कि हमारे लिए नॉन कॉपरेशन क्या है, हमारे लिए स्वराज क्या है। अलग अलग लोगों के लिए स्वराज भी अलग अलग था। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट मैं नेक्स्ट टाइम लाऊंगा।
नेक्स्ट पार्ट में रहेगा आपके लिए। अच्छा, द क्वेश्चन इज व्हेन द गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एंड थर्ड क्वेश्चन इज गांधी जी इन इंडिया पार्ट्स इन विच प्लेस इन बिहार ही विजिटेड द फर्स्ट। सो पहले बार वो बिहार में कौन सी जगह पे गए थे जहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट चलाया था। ये 3 क्वेश्चन के आंसर अगर आप देते हैं तो मुझे पता चलेगा कि आपने पूरा वीडियो देख लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।